दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आज गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा भारत हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद भी कर रहा है। हम भी उनके चरणों में अपना नमन प्रेषित करते हैं। दूसरी तरफ आज क्रिसमस डे का भी एक पवित्र त्यौहार है, तो मैं अपने सभी ईसाई बंधु बांधवों सभी के लिए बहुत बहुत नमन करता हूं और उनको भी इस पावन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट 10 खबरें जो कि हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी प्रकार की देरी नहीं करेंगे। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों वो मैं आपको लगातार यहां पर सेंड कर देता हूं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर आपको ये टेलीग्राम पे आपकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी मैं पीडीएफ आपको शेयर भी करता हूं। और साथ में अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है एग्जामिनेशन रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली यहां पर मैसेज कर सकते हो। फिलहाल आज की पहली न्यूज की तरफ चलते हैं और आज की पहली न्यूज है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसने एक प्रोजेक्ट या स्कीम, कुछ भी आप कहिए, शक्ति स्कॉलर यंग रिसर्च फेलोशिप, इसको बेसिकली लॉन्च किया है। ये क्या है? युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर आपको रिसर्च करने के लिए नेशनल वुमेन कमीशन ने इस एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें 21 से 30 वर्ष के कोई भी स्नातक बेसिकली इसका पार्ट बन सकते हैं। उनको लगभग 6 महीने के लिए महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दों पर शोध के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसने शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है। यह एक 6 महीने का प्रोग्राम है और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर इसमें शोध को बढ़ावा देना है। कौन कौन से मुद्दे हैं? तो महिलाओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी से संबंधित, जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर के, उनके लीगल राइट्स को लेकर के, उनकी महिलाएं साइबर सुरक्षा से किस प्रकार प्रभावित हो रही हैं, या फिर पॉश कार्यक्रम को लेकर के, इन सभी मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति जो स्नातक होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम स्नातक होना चाहिए, 21 से 30 वर्ष, एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 6 महीने के लिए उसको शोध करना होगा और उसे 1 लाख रुपए यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे जेंडर बेस्ड इश्यूज को लेकर के। तो यहां पर देख रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की ये स्कीम है शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप। कैसे आपको अप्लाई करना है? तो यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के लिए बेसिकली ये आपको डिटेल भी दी गई है, आप आराम से भर सकते हैं। रिसर्च के लिए 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे और 6 महीने के लिए आपको शोध करना होगा। 21 से 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर कहां पर कौन कौन सी चीजें रिसर्च की जाएंगी तो वो मैंने आपको बता दिया, महिलाओं से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं उनके। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? तो ये एक ऑटोनॉमस और एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। ये स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है? देखिए, जिस भी कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान में कर दिया जाता है वो संवैधानिक कमीशन हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। जैसे आप नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। वैसे ही वो कमीशन जिसका निर्माण जो है वो भारतीय संविधान के एक्ट के थ्रू किया जाता है, अधिनियम मतलब विधि लाई जाती है और विधि को पास किया जाता है और हमारे आदरणीय जो भी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, तब वो अधिनियम बनता है। तो इसका निर्माण जो किया गया है वो बेसिकली एक अधिनियम के तहत किया गया है। और वो अधिनियम कौन सा है? वो अधिनियम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 का है। इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। तो ये एक वैधानिक कमीशन है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। धारा 3 में इसका आयोग का किस प्रकार से गठन होगा इसका वर्णन है। 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 90 की धारा 10 जो है उसमें बेसिकली इसके कार्य दिए गए हैं। एक सिविल कोड तक की इसको पावर होती है। इसी प्रकार एक दूसरी न्यूज आ रही है, आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से बेसिकली एक एआई मॉडल को बेसिकली डेवलप किया है। ये है एआई लैब असिस्टेंट, AILA।
टू कंडक्ट रियल साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। देखिए, आप लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो वो एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में आपके लिए वर्क करता है, लेकिन ये जो है ये एक रियल असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। यहां पर ये स्पेशली आपको रिसर्च करता हुआ भी दिखाई देगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है और ये एक रिसर्च कर रहा है। ये बेसिकली नैनो मटेरियल होते हैं, इसको कहा जाता है स्पेशली एएफएम, इसको कहा जाता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसमें क्या कहते हैं, खासकर जो मटेरियल रिसर्च की जाती है उसमें नैनो स्केल की स्टडी की जाती है। तो हमारे जितने भी आईआईटीएंस होते हैं, जो भी ब्रदर सिस्टर जो करते हैं इस चीज को, तो किसी भी मॉलिक्यूल के नैनो स्केल पर जाकर के वो इसकी रिसर्च करते हैं। ये नैनो स्केल क्या होता है, जैसे आपने 10⁻⁻⁹ आप सुनते हैं नैनोमीटर के रूप में, तो इस 10⁻⁻⁹ में ये जो मेरा बाल है इसका भी पॉइंट -9 पे जाकर के इसकी स्टडी की जाती है। तब कोई भी जो मटेरियल होता है वो अपनी रियल स्टेज को दिखाता है, रियल स्टेज को दिखाता है। आपने देखा होगा कि छिपकली जो है वो दीवार पर चढ़ जाती है, तो वैज्ञानिक अब उसके छिपकली के जो पैर हैं उसके बेसिस पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं ये आखिर चल कैसे लेती है। तो हम भी कुछ ऐसे जूते वूते बनाए, तो वो स्टडी जो होगी वो एक्चुअल में नैनो स्केल पे जाकर के ही होगी। नैनो स्केल पर पदार्थ जो है वो अपनी क्या कहते हैं बिल्कुल रियल स्थिति को दिखा देता है। अब ऐसे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, आईआईटीएंस हैं, वो बेसिकली इस प्रकार की जांच करते हैं, लगातार इसको देखते हैं, वॉच करते हैं और इसको सिंबल देते हैं किस प्रकार से वर्क करना है, किस प्रकार से नहीं करना। लेकिन अब यहां पर बैठेगा AILA, तो आइला जो हमारा लैब असिस्टेंट है, जो एक AI मॉडल है, वो बेसिकली इसको देखेगा और यहां पर कौन सी रिसर्च करनी होगी वो इसको लगातार निर्देशित करेगा और उससे पूरा आउटपुट निकल आएगा। तो बहुत आसान सी ये चीज होती चली जा रही है। तो आइला जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक ये केवल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में आपके लिए चैट जीपीटी में काम करता था, अब यहां पर ये रियल रूप में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली काम करेगा। तो इसमें एक तो तकनीकी उन्नति बहुत होगी और ऊपर से टाइम का भी बहुत हद तक हम सेव कर सकते हैं। तो आप आइला को कम से कम याद रखिएगा और नैनो स्केल पर जाकर के ये किसी भी पदार्थ की स्टडी कर सकता है। उसी प्रकार हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने हाल में आगरा में तीसरे संसद खेल महोत्सव में भी भाग लिया है। देखिए, वैसे भी ड्रग को लेकर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और हाल में उत्तर प्रदेश में भी ड्रग को लेकर के लगातार बहुत सारी कार्रवाइयां देखने के लिए हमको मिली हैं। आगरा पुलिस ने ही बहुत सारी, आगरा और मथुरा पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाइयां इस समय की भी हैं, जिसके तहत NDPS एक्ट 1985, सफेमा एक्ट 1976 का उपयोग किया गया है। तो बेसिकली यहीं पर इस समय संसद खेल महोत्सव हो रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने खेलों, और बताया है कि भारत सरकार जो है वो खेलों को कितना ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है, उसी प्रकार फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। तो नशे को दूर कीजिए, नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट, ये एक लिविंग थीम बन रही है। एक तरफ सरकार खेलों को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ ड्रग को हतोत्साहित कर रही है। तो खेलो इंडिया ये सब कैंपेन भी चल रहे हैं और आगरा में इस समय खेल महोत्सव चल भी रहा है। तो नशीली दवाओं को न और खेलों को हां कहने का आह्वान भी कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और न्यूज आ रही है, खासकर हमारे जो सिख कम्युनिटी है वो एक बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड में बेसिकली रहती है और न्यूजीलैंड में एक जगह पड़ती है दैट इज ऑकलैंड। वहां पर बेसिकली वो गुरुद्वारे से निकल करके अपना संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तब क्या कहते हैं, कुछ फॉर राइट एक्टिविस्ट होते हैं, घोर दक्षिणपंथी जो होते हैं, उनके द्वारा बेसिकली एक डांस किया जाता है और वो डांस कहलाता है दैट इज कॉल्ड हाका डांस किया जाता है उनके सामने, ठीक है। और स्लोगन लिए जाते हैं क्या, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, कीवीज फर्स्ट, कीप न्यूजीलैंड। मतलब एक आपसे कहा जाए तो आपने एक्सट्रीमिज्म को सुना होगा, उग्रवाद को। तो मेरे भाइयों और बहनों, उग्रवाद भी कई प्रकार का होता है, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी होता है, ठीक है। एक आपका एथनो एक्सट्रीमिज्म भी होता है। तो बेसिकली धार्मिक उग्रवाद भी होता है, ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो घोर राइट विंगिज्म को बेसिकली फॉलो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फोकस करते हैं कि नहीं हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारी ही चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये दूसरे को थोड़ा सा निग्लेक्ट करने की भावना को उत्पन्न करते हैं। लेकिन हमारे सिख समुदाय ने भी वहां पर बहुत पेशेंस का परिचय दिया, बहुत अच्छी तरीके से इस मामले को टैकल भी किया।
लेकिन इसमें एक विंग था जिसका नाम था ट्रू पैट्रियट ऑफ न्यूजीलैंड। ये जितनी भी हरकत की गई है ये बेसिकली इसी के द्वारा की गई है, ये इसी के द्वारा की गई। तो एक प्रकार से वैसे तो न्यूजीलैंड एक शांति प्रिय देश है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि किस प्रकार से भारतीयों को लेकर के टारगेट वहां पर भी किया जा रहा होगा। तो वहीं पे लिखा है, देखिए, वन ट्रू गॉड जीसस, जीसस वन ट्रू गॉड जीसस। ये एक प्रकार की उग्रवादी घटना हो जाती है, समझ रहे हो। और हाल में आप जानते हैं अभी कुछ टेररिस्ट अटैक्स भी वहां पर हुए हैं, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर समुदाय जो है वो निशाने पे भी आ रहा है। दूसरी तरफ अब कहते हैं ना कि एक तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब फिर गंदा होने लगता है। तो इसी प्रकार से कुछ टारगेटेड वहां पर भी ग्रुप जन्म ले रहे हैं जो हमारे भारतीयों को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक घटना हुई है जो काफी शर्मनाक घटना है। एक सच्चा ईश्वर, यूशी यूशु जैसे धार्मिक लगाते हैं, नारे लगाते हैं। ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। तो एक प्रकार से इन्होंने, ये कौन है, तो द ट्रू पैट्रियट्स ऑफ न्यूजीलैंड नाम से ये ग्रुप हमको देखने के लिए मिलेगा। ये हाका जो डांस है ये बेसिकली माओरी कम्युनिटी करती है, और ये माओरी कम्युनिटी जो है ये बेसिकली न्यूजीलैंड की कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये एक प्रकार का उत्तेजक डांस होता है, एक वॉरियर क्लास का डांस होता है। आपने अभी से लगभग 1-2 साल पहले देखा होगा, एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, खासकर न्यूजीलैंड की ही एक सांसद ने सरकार का विरोध करने के लिए स्पेशली न्यूजीलैंड की ही संसद में बेसिकली हाका डांस किया था। तब ये हाका डांस बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। तो ये एक प्रकार का बहुत उत्तेजक डांस होता है जिसकी आप पिक्चर को यहां पर देख सकते हो। इसी प्रकार चाइना ने भारत को बेसिकली खींचा है, कहां पर, WTO में। और WTO में बेसिकली चीन ने भारत की सौर सब्सिडी और टैरिफ मामलों को चुनौती देकर के WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वहां पर बेसिकली भारत का को लेकर के क्लेम किया है कि भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों के माध्यम से चाइनीज जो कंपनीज हैं और साथ में जो ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं वो रोकने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि भारत जो है वो अपने सौर सब्सिडी बेसिकली देता है। उससे क्या होता है कि चाइनीज जो माल आता है वो इनकॉम्पिटिटिव होता चला जा रहा है। इस मामले को लेकर के बेसिकली WTO की तरफ ये मामला गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये WTO है क्या। देखिए, वैसे तो पहले जन्म जो हुआ था वो GATT का हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में ये क्रिएट की गई थी और 1948 में ये अस्तित्व में आ गई थी, और भारत इसके 1948 से ही बेसिकली मेंबर है। जेनेवा में हमको GATT देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये जो ट्रेड करता था ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स में ही ट्रेड करता था, ये सर्विसेज में ट्रेड नहीं करता था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी कुछ नहीं कर सकता था, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी जो थी वो भी बहुत ही मैकेनिज्म बहुत ही खराब था। तो इसी कारण क्या कहते हैं, आगे जाकर के जैसे जैसे LPG का दौर आने लगा वैसे वैसे GATT जो है वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि मतलब उसको बाईपास किया जाने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए बेसिकली उरुग्वे राउंड की वार्ताएं हुई थी 1986 से लेकर 1994 तक। इसमें बेसिकली फोकस यही किया गया था कि भाई GATT जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंक्लूड नहीं करता, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंक्लूड नहीं करता। तो इसलिए हमें एक नई संस्था को भी लेकर के आने की जरूरत है। तो इसी GATT का परिवर्तित रूप जो था वो माराकेश में मीटिंग होती है 1994 में, और माराकेश एग्रीमेंट को अपनाया जाता है, और इसी माराकेश एग्रीमेंट में WTO का जन्म होता है। और WTO में गुड्स का भी व्यापार को लिया जाता है, सर्विसेज को भी लेते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट को भी उसमें शामिल किया गया है। तब WTO 1995 से अस्तित्व में आता है। और WTO की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसकी सबसे सुप्रीम बॉडी जो होती है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, और हर 2 साल में बेसिकली ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बैठक करती है, और सबसे सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी भी आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही हमको देखने के लिए मिलती है। सेकंड जो बॉडी होती है जनरल काउंसिल होती है। यही जनरल काउंसिल जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को सर्वप्रथम सुनती है, इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू को भी करती है। तो यहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में जनरल काउंसिल ही काम करती है सारे। और अगर आप इससे कोई असहमत होता है तो इसके लिए अपील का भी यहां पर प्रोविजन किया गया है। यहां पर जनरल काउंसिल के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर गुड्स की भी काउंसिल बनी हुई है, सर्विसेज की भी काउंसिल बनी हुई है, और IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी काउंसिल बनी हुई है। और इसके लिए बेसिकली एक एग्रीमेंट काम करता है, दैट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट भी काम करता है। तो दैट इज योर WTO। इसी प्रकार भारत का पहला PPP बेस्ड मॉडल मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला गया है, खासकर कहां पर, मध्य प्रदेश में खोला गया है। यह हमको केवल पता होना चाहिए कि PPP बेस्ड मेडिकल
मेडिकल कॉलेज खोला गया है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार आपको मालूम है कि आरबीआई ने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको मालूम है कि रुपया जो है वो 91 के पार जा चुका है। अब रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और घरेलू क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी एक्टिविटीज को और ज्यादा मजबूती देने के लिए आरबीआई ने कुछ सशक्त उपाय किए हैं। इसमें 2 उपाय सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिसके थ्रू आरबीआई जो है पूरे मार्केट में लगभग 3 लाख करोड़ जो है वो मार्केट में बेसिकली भेजने वाला है, मार्केट में बेसिकली वो इन्वॉल्व करने वाला है। इसके लिए 2 इसने मैकेनिज्म अपनाए हैं। एक मैकेनिज्म इसने अपनाया है डॉलर रूपी बाय सेल स्वैप ऑक्शन। ये क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे यहां एसबीआई आपके सामने है और एक तरफ आपके सामने आरबीआई है। तो जो एसबीआई है, देखिए इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी डॉलर रहता है। अगर आप लोग को स्वैप कराना हो तो आप एसबीआई की ब्रांच में जा सकते हैं, वहां पर आपके रुपए के बदले वो डॉलर आपको दे सकते हैं। इनके पास भी डॉलर होता है, किसके पास? एसबीआई के पास। तो आरबीआई ने कहा है कि भैया एसबीआई और एसबीआई जैसे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इन सबको बेसिकली बोला है कि आप 10 बिलियन डॉलर जो है वो हमको दे दीजिए। मतलब यहां से 10 बिलियन डॉलर उठ करके आएगा यहां पर। मतलब एसबीआई और एसबीआई जितने बैंक हैं तो इनको 10 बिलियन डॉलर ये दे देगा। ये 90,000 करोड़ है, तो इसको मिल जाएंगे 10 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये फॉरेक्स का पार्ट बन जाएगा और इनको मिल जाएगा 90,000 करोड़ रुपया, 90,000 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां से इनको क्या मिल गया? इनको डॉलर मिल गया, इनको मिल गया दैट इज क्या? रुपया। इसको कहते हैं डॉलर रूपी स्वैप, दैट इज कॉल्ड डॉलर रूपी बाय सेल स्वैप। बाय सेल का मतलब क्या? अभी ये इनको बेच रहे हैं तो इनके पास आ जाएगा, आगे जाकर के 3 साल के बाद यही आरबीआई जो है इनको यही 10 बिलियन डॉलर बेसिकली बेच देगा, किसको? इनके पास। तो ये इनके पास भी आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं दैट इज डॉलर रुपया बाय सेल स्वैप। तो ये स्वैपिंग हो रही है इसमें। इसके थ्रू क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, जो मार्केट में बैंक हैं उनसे ये डॉलर को लेता है और रुपया उनको देता है। अब आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? देखिए, जब इनके पास एक्सेस में 90,000 करोड़ रुपया आएगा तो अब ये अपनी जेब में थोड़ी नहीं रखेंगे, ये हमको और आपको लोन देंगे और इसके परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में नरमी आने के संकेत हैं। तो जब ये पैसा कम ब्याज दरों में लोगों को दिया जाएगा, मुझको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, कंपनीज को दिया जाएगा, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपको, क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा, लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा आएगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा उद्योग लगेंगे, तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का वर्चुअस साइकिल जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये दिमाग में लगा हुआ है। दूसरा ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? कुछ नहीं, यहां पे जैसे एसबीआई है, यहां पे जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पास भी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी-सेक जिसके नाम से आप जानते हैं। जैसे आपके पास एफडी होती है, तो एफडी आप अपने पास रखते हैं, एफडी आपको दे देता है बैंक और कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम आपको जो है वो 8% ब्याज पे 1 साल बाद आपका 2 लाख जमा किया है तो 8% के आधार पर अगले साल हम आपको दे देंगे। यही एफडी में करते हैं। तो वो एक प्रकार की प्रतिभूति ही होती है जो आपके हाथ में होती है। वैसे ही सरकार को भी पैसा लेना होता है तो सरकार भी अपने बॉन्ड्स को जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करती है और वो बैंक ही खरीदते हैं। ये केंद्रीय बैंक है तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी काम करता है, आप जानते हैं इस चीज को। तो इसका यूज भी मार्केट में लिक्विडिटी की सप्लाई को बढ़ाने और घटाने दोनों के लिए किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके पास होता है जी-सेक गवर्नमेंट, ये हो गए बीमा कंपनियां हो गई, प्राइमरी डीलर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड की कंपनीज हो गई, इनके पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो अब ये देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इसने बेच दिया, किसको? इसको। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास आ गई और इनके पास क्या आ गया? दैट इज पैसा। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर रहा है कि इनसे ले रहा है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और इनको दे रहा है पैसा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब कल को जैसे करेंसी स्वैप में किया गया था वैसे ही कल को आरबीआई भी एसबीआई और इन बैंकों को बेच देगा। जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो जाएगी तब उल्टा काम किया जाता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको बेच दी जाएगी तो फिर क्या होगा? पैसा ये खींच लेगा। तो अभी क्या कर रहा है? अभी आरबीआई हमारा यह काम कर रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनसे खरीद रहा है और मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रहा है। लगभग
3 लाख करोड़ दोनों ही प्रोसीजर को मिला करके। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके थ्रू न केवल मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा दिया जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्याज दर अपने आप कम हो जाएंगे, हम ज्यादा उधार लेंगे बैंक से और कम ब्याज दरें होंगी, तो उससे फिर हमारे ज्यादा उद्योग लगेंगे, ज्यादा चीजें हम खरीदेंगे, तो इकोनॉमी के सुदृढ़ चक्र को घुमाने का प्रयास कर रहा है आरबीआई। ठीक है ना, तो ये चीजें चल रही हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल भी किया जाता है और मार्केट को रिवाइव भी किया जा सकता है, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जाता है, दोनों ही काम किए जाते हैं। इन दोनों ही प्रोसीजर से आरबीआई जो है वो 3 लाख करोड़ मार्केट में इंजेक्ट कर रहा है। तो आज के सेशन को में इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी जो आपको मेनली सीखनी चाहिए। और एक और मैं आपको बता दूं, आज इसी पावन पर्व के अवसर पर जो आपको क्रिसमस देखने के लिए मिल रहा है और हमारे सुशासन दिवस के पावन पर्व पर के अवसर पर आपको यूपीपीसीएस के सभी कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और 10,000 से ऊपर अगर आप किसी भी बैच को यहां पर खरीदते हैं तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई बड़ा क्या कहते हैं सरप्राइज जरूर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी बैच को खरीदना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।